मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग प्री एग्जामिनेशन की यूं कह लीजिए कि तैयारी में लगे हुए हैं। इस रूप में तैयारी में लगे हुए हैं कि प्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम कैसे हैंडल करें, और उस हैंडल करने के ही एक तरीके के रूप में हम लोग फिलहाल ऑब्जर्वेशन वाले बिंदु पर बात कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। आपको यूपीएससी के मस्तिष्क को समझना होगा। एक बार यदि आप यूपीएससी के मस्तिष्क को समझ लेते हैं, तब फिर दूसरा हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम यूपीएससी के मस्तिष्क के अनुकूल अपने मस्तिष्क को ढालें। और इसी प्रोसेस के तहत मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि अभी तक इस विषय पर जो मैंने बातें की हैं उसे आप सबका समर्थन मिल रहा है, प्यार भरा समर्थन मिल रहा है। यानी कि आप मेरी बातों के प्रति सहमति व्यक्त कर रहे हैं। यहां मैं एक तथ्य आप लोगों के ध्यान में और लाना चाहूंगा। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो ऑब्जर्वेशन के आधार पर इन प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे होंगे, तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा? इस तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई महानगर में रहने वाला स्टूडेंट है, तो उसने तो कटहल भी नहीं देखा होगा, महुआ भी नहीं देखा होगा, पेड़ नहीं देखे होंगे, तो फिर वह इस प्रश्न को हल कैसे करेगा? तो क्या उसका सिलेक्शन नहीं ही होगा? क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। आप देखिए कि महानगरों के बहुत से स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि उन्होंने इस तरह के पेड़ कहीं नहीं देखे होंगे। तो फिर उनका सिलेक्शन कैसे हो गया? क्योंकि इस तरह की बातें दिमाग में उठती हैं, और सच पूछे तो उठनी भी चाहिए। यह मेरा एक उत्तर है। उत्तर यह है कि जो भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अवलोकन वाले, ऐसा तो नहीं है कि वो केवल फॉरेस्ट से ही संबंधित होते हैं, वो केवल पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से ही संबंधित होते हैं। दूसरों से भी संबंधित होते हैं, नगरों और महानगरों से भी संबंधित होते हैं। तो उनसे वे प्रश्न बन जाते हैं, ये नहीं बनते। यदि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, तो यदि आपसे ये भी प्रश्न नहीं बन रहे हैं, वे भी प्रश्न नहीं बन रहे हैं, तब तो आप इस दौड़ से बाहर हो गए ना। हाँ, तब तो बात ठीक होगी कि आपसे इस तरह के प्रश्न बन गए, क्योंकि आप इस वातावरण में रह रहे हैं। तो उस तरह के प्रश्न नहीं बने, तब तो मामला बराबर का हो गया। दूसरी बात यह होती है कि आपने अध्ययन कितना किया हुआ है। केवल अध्ययन ही नहीं, उस पर मनन कितना किया है, उस पर चिंतन कितना किया है। जब हम अध्ययन पर मनन और चिंतन करते हैं तो हमारे हाथ में एक सेकेंड बिंदु आता है, एक सेकेंड पैरामीटर आता है, और वो होता है तर्क, यानी कि सोचने विचारने की शक्ति। तर्क का मतलब ये नहीं कि केवल काटने की शक्ति, नहीं, सोच विचार करके सही स्थिति तक पहुंचने की शक्ति। आगे चल करके ये दोनों मिल जाते हैं। कौन कौन से दोनों मिल जाते हैं? अवलोकन और तर्क। देखिए, यहां मैं जितने भी पैरामीटर्स की बात करूंगा, आप ये मत समझिएगा कि वो बिल्कुल अपने आप में एकदम अलग अलग ही है। नॉट एट ऑल। बताने की दृष्टि से, देखने की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से डेफिनेटली वे अलग अलग हैं, लेकिन काम सब मिलकर के करते हैं। मतलब आप इनके बीच में कोई सीमा रेखा खड़ी नहीं कर सकते कि भैया यहाँ भारत की सीमा है और इसके बाद ये पाकिस्तान या चीन के सीमा की शुरुआत हो गई। नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं होता। यहाँ ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। ज्ञान के क्षेत्र में ट्रेवल करने के लिए किसी भी ज्ञानी पुरुष को न तो पासपोर्ट की जरूरत होती है और न वीजा की जरूरत होती है। वह स्वतंत्र होता है, जैसे हवाएं बहती हैं। बस खत्म हो गई बात। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने कुछ इस तरह के प्रश्न रख रहा हूं जिन्हें आप अवलोकन के आधार पर कर सकते हैं और अवलोकन और तर्क के आधार पर भी कर सकते हैं। राइट। आइए कुछ और ऐसे प्रश्नों को देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तो आप मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे, और आपकी दृष्टि भी शायद ज्यादा व्यवहारिक और स्पष्ट हो सकेगी। क्योंकि यदि मैं केवल सिद्धांत सिद्धांत की बात करता रहूंगा तो हो सकता है कि वो आपको सम्मोहक तो लगे, आकर्षित भी करे, लेकिन समझ में उतनी ना आए। और देखिए, मेरा तो सीधा सा मानना है कि यदि मैं स्टूडेंट को कुछ भी बताता हूं और यदि उनके समझ में नहीं आता तो इनफैक्ट मैं बताता ही नहीं हूं। ये मान करके चलिए कि मेरा बताना बेकार है। तो आइए एक प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही मजेदार सा प्रश्न है। ये जो प्रश्न है सेट ए का 15वां प्रश्न है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसे हम लोक रुचि के समाचार कहते हैं। और इस तरह की खबरें कभी कभी अखबारों में छपती भी है, लेकिन हमारा ध्यान उतना नहीं जाता। अब आप बताइए, 15-20 पेज का अखबार है, छोटी छोटी इतनी खबरें छपती हैं, तो हम कहां से इन खबरों को पकड़ पाएंगे? तो इसलिए मत सोचिएगा कि अरे अखबार में तो छपा था लेकिन हमने मिस कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। राइट। देखिए प्रश्न क्या है, इसमें आप तर्क की भूमिका को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप अवलोकन के आधार पर नहीं कर पा रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा
यानी कि गोडाउन, यहाँ सामान रखा हुआ है खाने का। खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य, वैगल डांस इन ब्रैकेट में है, करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य करता है? यानी कि दोलन नृत्य करके वो अपने सगे संबंधियों को ये बता देता है कि भैया वो जो भोजन है ना वो वहां रखा हुआ है और वो इस स्थान से इतनी दूरी पर है। अद्भुत बात है। तो उसके लिए बताने के लिए वो उसकी भाषा है। जैसे हमारे में भी देखिए, हम नृत्य करते हैं ना, तो खुशी के नृत्य करके हम बता देते वाह वाह बड़ा मजा आ गया, हाथ से बता देते हैं, चेष्टाओं से बता देते हैं। तो दूसरे जीव जंतु भी अपने ढंग से अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने लोगों तक, और चूंकि वो उस समूह के हैं तो उन्हें समझ भी जाते हैं। अब ये जो 4 जीव हैं इन्हें देखिए। तितली, तितली को आपने उड़ते हुए देखा है? उड़ती है तितली, शांत तरीके से उड़ती है, बड़ी मनमोहक लगती है। अब जब उड़ रहा है कोई भी तो आपको लगेगा कि वो थोड़ा बहुत नृत्य तो कर रहा है। तो तितली उड़ रही है तो आप इस भ्रम में मत पड़िए कि वो नृत्य कर रही है, वो सिर्फ उड़ रही है। इसका मतलब है कि तितली तो नहीं होगी, अगर आपने तितली देखी हो तो, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने तितली देखी हो। दूसरा है व्याघ पतंग, ड्रैगन फ्लाई, ये भी उसी श्रेणी का है लेकिन बड़े साइज का होता है। ये तो तितली जितना भी नहीं उड़ पाता, तो ये नृत्य कैसे करेगा? इसके बाद है मधुमक्खी। आपने मधुमक्खी देखी है? मधुमक्खियों को देखा होगा आपने, कितनी तेजी से मधुमक्खी उड़ती है। तो आपके दिमाग में आएगा यार ये जो वैगल डांस है, ये मैं तो जानता नहीं हूं कि वैगल डांस क्या होता है, लेकिन डांस तो है, नृत्य है, तो समझ में तो बात आ रही है। तो ये जो मधुमक्खी उड़ती है, जो भनभनाते हुए इतनी तेजी से उड़ती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, देखा होगा ना मधुमक्खी को उड़ते हुए, तो ये नृत्य की श्रेणी में आ सकता है मधुमक्खी। तो आप मधुमक्खी को रख लीजिए, चयन कर रहे हैं हम। फिर है बर्रा, देखते हैं काटा भी होगा कभी न कभी किसी बर्रे ने आपको। तो देखिए वो भी उड़ता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं वो भी चलता है, लेकिन मधुमक्खियों के स्टाइल में नहीं चलता। वो मधुमक्खी तो बहुत तेजी से उड़ती है, तो डांस के ज्यादा करीब मधुमक्खी है। ये तो चलिए अवलोकन की बात हो गई। अब हम तर्क की बात करते हैं। इसमें देखिए ऊपर शब्द दिया है अपने सगे संबंधियों को। इसका मतलब है कि इन चारों जीवों में से आपको उस जीव को पहचानना है जो ग्रुप में रहते हो, सगे संबंधी शब्द है, या कि जो परिवार में रहते हो, परिवार के साथ रहते हो। उनके जो रहने का जो ढंग है वो उस तरह का हो जैसे कि हम अपने सगे संबंधियों के साथ रहते हैं। तो हम अपने सगे संबंधियों के बारे में ही चिंतित रहते हैं ना, कि भैया वो भूखे तो नहीं है, उनको खाना खिलाना है, वो सुरक्षित रहें। इसका मतलब है कि ये चारों में से जो जीव है वो फैमिली में रहने वाला जीव है। तो इसके आधार पर जब आप सोचेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आप मधुमक्खी तक पहुंच जाएंगे। मधुमक्खी कहाँ रहती है? आपको मालूम है कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, उन छत्तों में मधुमक्खी रहती है। और जब वो छत्ता आप छेड़ करके देखिए तो कैसे उसमें से भर भर बिल्कुल मधुमक्खियां निकल करके भागती हैं, आपको काट भी लेंगी, आपको घेर लेंगी, सब एक साथ आप पर अटैक करेंगी। देखिए ये भी मजेदार बात है, वो सब एक साथ आप पर अटैक करेंगी। अभी मधुमक्खियों के छत्ते के नीचे आप धुआं कर दीजिए और फिर देखिए क्या हाल होता है आपका। इसका मतलब है कि फैमिली में रहने वाला जो जीव है इन चारों में से वह है मधुमक्खी। इस प्रकार से आप सही उत्तर तक पहुंच गए। दोस्तों आखिरी में चलिए मैं एक और प्रश्न आपको बता देता हूं जो इसके ठीक कुछ ही अंक बाद है, वो है 17वां। इसे मैं केवल पढ़ देता हूं, इसका विश्लेषण आप अपने आधार पर करिएगा। पता नहीं अब गिलहरी भी आपने देखी है या नहीं देखी है, मुझे नहीं मालूम। भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें भारतीय शब्द दे दिया है। गिलहरी तो गिलहरी होते हैं, थोड़ा बहुत लक्षण, थोड़े बहुत चरित्र, व्यवहार में अंतर हो सकता है, लेकिन मूलभूत तो एक ही होगा ना। तो भारतीय गिलहरी के नाम से आपको फंसाने की कोशिश की गई है। भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड का निर्माण करती हैं। गिलहरी कहाँ रहते हैं? देखा होगा आपने, पेड़ पर चढ़ते उतरते तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन पेड़ पर बैठे हुए लटके हुए नहीं मिलेंगे। वो बिल बना के रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं। वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों, नट, मूंगफली और चना इनको कहते हैं, और बीजों को भूमि के अंदर जमा करते हैं। बिल्कुल, जब जो बिल बना करके रहेगा वो सामान को ले जाएगा वहां, वो बिल बना करके वहां अपने उनको अंदर जमा कर लेते हैं। वे सर्वभक्षी होती हैं। यहाँ आप थोड़ा सा डाउट में हो सकते हैं, सर्वभक्षी का क्या मतलब है? कि वो सब जो भी चीज मिले वो चीज वो खा लेते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा भी दिमाग को दौड़ाएंगे, तर्क लगाएंगे या थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये सब कुछ खाते होंगे, तो सर्वभक्षी होते हैं।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो अवलोकन और तर्क है, जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो पता लगेगा कि 100 प्रश्नों में से कई प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह की तैयारी किताबों से नहीं होती है। हालांकि बाकायदे जो जीव जंतु होते हैं उनके बिहेवियर पर किताबें हैं, इस विषय के जानकार उनका अध्ययन भी करते हैं, लेकिन आप कितनों को पढ़ेंगे। तो यहाँ जो यूपीएससी चाहती है वो आपके अवलोकन की क्षमता को ही जांचना चाहती है कि आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति कितने सजग रहते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।